चलिए निकालिए। कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 6 इक्वल रॉड्स AB, BC, CD, DE and FA, EF and FA, each of weight W are freely joined at their extremities so form a hexagon। आपको बताया गया सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि सिस्टम में क्या है, हैंग है कि किसी हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा गया है। पहला काम आपका ये चेक करना होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द रॉड AB इज़ इन हॉरिजेंटल पोजीशन, मतलब प्लेन पे कहीं रखी गई होगी। तो रॉड AB जो है हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन में है, ये हमने मान लिया ये हमारी रॉड AB है, ठीक है। AB C D E F A, ठीक है। ये हमारा हेक्सागन हो गया जिसकी ये 6 रॉड्स हैं, सबका वेट W है, तो 6 रॉड का वेट 6W। 6W मतलब वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। ये रही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6W जी, इस पे काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा है अ रॉड AB इज इन हॉरिजेंटल पोजीशन, हाँ ये लेके जाओ, रॉड AB is in horizontal position and the middle points of AB and DE are joined by string। AB और DE का मिड पॉइंट एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया गया है। मान ले रहे हैं ये रही वो स्ट्रिंग, इसको नाम हम दे रहे हैं P और Q का, ठीक है। PQ मिड पॉइंट है। मान ले रहे हैं सबकी लेंथ हमारी 2A है, तो उसका हाफ करेंगे तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, क्लियर। अब देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगता है इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अंदर जाइए, दादी से बोली गई, गो 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 गो। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगता है इनवर्ट डायरेक्शन में, ये रहा इनवर्ट डायरेक्शन में लगने वाला टेंशन T। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज 3W। आपको दिखाना है कि इस स्ट्रिंग में लगने वाला जो टेंशन है T इज इक्वल टू 3W, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको पता है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन पे है, तो ये फिक्स होगा, AB फिक्स होगा, मिड पॉइंट फिक्स होगा, हम P को फिक्स मान रहे हैं। तो सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, P से सारी डिस्टेंसेस को हम लोग मेजर करेंगे। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, पता है थीटा बनाते हैं। इस केस में आपको पता है कि इस तरीके से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं M। ये 2A है, इसको हम कंसीडर करते हैं थीटा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लिखवाइए, बोलिए। 2 फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन है इनवर्ट डायरेक्शन में, -T इंटू डेल, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी PQ, ठीक। वेट 6W है, किस पॉइंट पे काम कर रहा है, G से। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस वेट 6W नीचे की तरफ और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ। माइनस के साथ मिलेगा 6W डेल इंटू PG इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट -T इंटू डेल। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। नाउ देखिए PQ, सबसे पहले PQ की बात कर रहे हैं। नाउ PQ इज इक्वल टू, PQ को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ PG, लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PG को लिख सकते हैं MF, 2 टाइम्स ऑफ MF। किया है आपने ये क्वेश्चन, 6W आ गया है, नहीं आया है, ठीक, रिजल्ट नहीं आया 3W, क्यों, कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि टाइम नहीं मिला। चलिए देखते हैं 2MF। दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MF की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, निकलवाइए इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल AMF, ठीक है। ये वैल्यू चाहिए, ये पता है साइन थीटा
इज इक्वल टू लंब, लंब है आपका MF और कर्ण है आपका AF। इससे MF की वैल्यू मिलेगी AF sin थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AF की वैल्यू है 2A sin थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू 4A sin थीटा। ठीक, एंड दूसरी वैल्यू है आपकी PG की, ऑलरेडी निकली पड़ी है। PG इज इक्वल टू MF इज इक्वल टू AF sin थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट PG इज इक्वल टू 2A sin थीटा। ठीक, ले जाके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में जब सब वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको मिलेगा -t इंटू डेल, PQ की जगह मिलेगा 4A sin थीटा माइनस 6W इंटू डेल, फिर आएगा 2A sin थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4AT साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डेल थीटा प्लस 12AW कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4A कॉस थीटा डेल थीटा कॉमन हो गया, 4A कॉस थीटा डेल थीटा कॉमन, T प्लस 3A कॉमन, W इज इक्वल टू 0। डेल थीटा 0 के बराबर नहीं, 4A कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं। अगर आप कॉस थीटा को 0 कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, जबकि आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती है बल्कि 60 आती है, कल ही आपको बताया था। सिंस 4A cos theta never equal to 0 and del theta will be never equal to 0, this implies that T plus 3W is equal to 0. This implies T is equal to minus 3W. माइनस आने का मतलब ये होता है इट रिप्रेजेंट्स द टेंशन, क्योंकि टेंशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू 3W। आगे लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, कुछ लैंग्वेज वगैरह लिखा है, लिखिए लिखिए। लेट अस कंसीडर 6 equal heavy rods. Let us consider 6 equal heavy rods. Let us consider 6 equal heavy rods are AB, comma BC, comma CD, comma DE, comma EF, comma FA। देखिए AB, BC, CD, DE, EF, FA are freely joined together to form a hexagon whose side AB is horizontal, हो गया, फुल स्टॉप। Let the midpoints of AB and DE, let the midpoints of AB and DE, let the midpoints of AB and DE are connected by
are connected by a string PQ, are connected by a string PQ such that T be the tension in it, such that T be the tension in it. हो गया, फुल स्टॉप. let 2a be the length of each rod. Let 2a be the length of each rod such that the whole weight 6W, such that the whole weight 6W acts at center of gravity, acts at center of gravity, acts at center of gravity, capital G, where AD and BE, where AD and BE are the diagonals of hexagon, are the diagonals of hexagon. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर FM, draw a perpendicular FM to the horizontal such that AF makes an angle theta, such that AF makes an angle theta with the horizontal. हो गया. लाइन चेंज करके लिखिए. लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, let the system is slightly displaced, comma, so that theta becomes theta plus del theta, so that theta becomes theta plus del theta, then the principle of virtual work done is, then the principle of virtual work done is यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उतारिए, डायग्राम बनाइए और देखिए आपकी गलती कहाँ हुई, क्यों नहीं आया. तो सॉल्व नहीं किया तब मिस्टेक कहाँ हो रही थी. चलिए कोई बात नहीं, करिए. डायग्राम
इसके बाद अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है? मिस्टेक पता चली आपको आपकी कहाँ हुई? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपने, चलिए भी बात करते हैं अच्छा इस बारे में। नेक्स्ट लिखिए, लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिखिए 6 इक्वल हैवी रॉड्स, 6 equal heavy rods are freely joined at the ends to form a regular hexagon, form a regular hexagon ABCDEF, to form a regular hexagon ABCDEF, which when hung up by the corner A, capital A, comma, by the corner capital A, comma, is kept from altering its shape, by two light rods, by TWO2 light rods BF and CE, then prove that the thrust in these rods are under root 3/2W and 5√3/2W. Where W is the weight of each rod. Where W is the weight of each rod. Where W is the weight of each rod. लगाइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आखिरी के 2 साल नहीं आया होगा तो इस साल पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन उनमें से है जो 2-2 साल का गैप करके कई सालों से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 6 इक्वल हैवी रॉड्स,
6 हैवी रॉड है। आपको सबसे पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये चेक करिए कि सिस्टम को हैंग किया गया या हॉरिजेंटल पर रखा गया है। ठीक है, पहला काम आपका हमेशा यही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो लिखा है 6 इक्वल हैवी रॉड्स फ्रीली हैंग्ड, फ्रीली जॉइंट। फ्रीली जॉइंट का मतलब होता है उसमें जॉइंट्स में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। एट द एंड्स टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF which when hung up, hung is the plural form of hang, मतलब लटकाना। हाँ, hung up लटकाया गया है किससे? बाई अ कॉर्नर A, मतलब लटकाने वाला है। ठीक है, बाई अ कॉर्नर A। अब पहले हम इतना डायग्राम बना रहे हैं। 6 रॉड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रॉड है। किस पॉइंट से हैंग किया गया है? A B C D E F। ठीक, आगे पढ़िए। इज kept from altering its shape, is kept, यहाँ लिखा है मैंने, is kept from altering its shape। kept का मतलब होता है रखना, from मतलब से, altering का मतलब होता है बदलना, its shape उसके आकार में परिवर्तन को रोकने के लिए या उसके आकार में परिवर्तन को रोकने के लिए या बदलने को मेंटेन करने के लिए 2 लाइट रॉड्स का सहारा लिया गया है। वो लाइट रॉड क्या है? BF और CE। BF और C होगा क्या? अगर ऐसे किसी चीज़ को टांगें तो वो दब के ऐसी हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पहले जो है लकड़ी की बनी हुई ऐसे आती थी, उसको अगर टांगते थे तो एकदम स्ट्रेट हो जाती थी। तो ये कॉर्नर स्ट्रेट ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक यहाँ और एक यहाँ रॉड लगा दिया जिससे ये बंधा रहे। वरना मान लीजिए आपने ऐसे 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 करके लकड़ियों को जोड़ा और अगर ऐसे पकड़ा तो वो लकड़ियाँ ऐसे चिपक जाएंगी। ना चिपके दूर पे रहे तो बीच में हमने 2 रॉड लगा दिया। साथ ही साथ कह रहा है ये दोनों रॉड जो है लाइट रॉड है। लाइट है मतलब इनका खुद का वेट कंसीडर नहीं होगा। फिर कह रहा है एक्सक्यूज मी, देन प्रूव दैट द थ्रस्ट इन दीज रॉड्स, मतलब एक रॉड में थ्रस्ट ये होगा, एक रॉड में थ्रस्ट ये होगा। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दोनों थ्रस्ट अलग अलग है। थ्रस्ट आउटवर्ड लगता है तो मान ले रहे हैं एक में थ्रस्ट है हमारा T1 और एक में थ्रस्ट है हमारा T2। क्यों अलग अलग माना है? इसलिए अलग अलग माना है क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो अलग अलग है। जैसे क्वेश्चंस में अगर ये दिया रहता है देन प्रूफ दैट द थ्रस्ट इन दीज रॉड्स, एक होता तो हम दोनों में सेम मानते, लेकिन यहाँ कह रहा है एक रॉड में थ्रस्ट ये आएगा, एक रॉड में थ्रस्ट ये आएगा, तो वो ऑब्वियस है कि दोनों अलग अलग रहे होंगे, तभी हमने एक को T1 माना है और दूसरे को T2। तो कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाइए, जबकि W ईच वेट का रॉड है, ईच रॉड का वेट है। तो आपको पता है कि भाई रॉड का वेट जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। एक रॉड का वेट W तो 6 रॉड का वेट 6W। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगी। ये रहा इसका डायगोनल, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पे हमने हैंग कर दिया 6W जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G। डायग्राम में सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें दी गई थी। जो जो चीज़ें दी गई थी उनको हमने मेंशन कर दिया। सबसे पहले हैंग था, उसके बाद जो है जो जो चीज़ें था T1 T2 क्यों लिए वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो प्रूफ करना है दोनों अलग अलग है, अलग अलग ले लिया। उसके बाद इसका एक का वेट W, सबका वेट 6W, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम किया। आपको पता है जिस पॉइंट से हैंग करते हैं वो पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? फिक्स पॉइंट होता है। ये भी आपको पता है कि फिक्स पॉइंट के ही पास हम एंगल को बनाते हैं और वो एंगल कुछ और नहीं बल्कि यही होता है। इसको हम क्या मानते हैं? थीटा। ठीक है, इसको मान रहे हैं M, इसको मान रहे हैं N। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाया जाए।
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है कि सबके द्वारा किए गए कार्य का एल्जेब्राइक सम 0 के बराबर होगा। थ्रस्ट में वर्क डन आता है प्लस टी इंटू डेल एल। एल है T1 के लिए BE के बराबर, सॉरी BF के बराबर, और इसके लिए T2 के लिए CE के बराबर। क्यों पॉजिटिव लिखे हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि थ्रस्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वेट 6W नीचे की तरफ काम कर रहा है और किस पॉइंट पे काम कर रहा है, G पे। उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो AG भी हमारा किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के बाद साथ मिलेगा 6W इंटू डेल AG इज इक्वल टू 0। सारे फोर्स लग चुके हैं, ये अब हमको रिजल्ट मिल गया है। सॉल्व कराइए इसको। सॉल्व करने के लिए हम मान ले रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए हियर सबसे पहले हम BF की वैल्यू निकालेंगे। BF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MF। मान ले रहे हर रॉड की लेंथ 2a है, तो इसकी लेंथ में कितनी हो जाएगी, 2a। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट BF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MF की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल AMF MF चाहिए साइन थीटा, एंगल के सामने का लंब, 90 के सामने का कर्ण, ये हमारा आधार बेस। साइन थीटा लगाएंगे तो आपको मिलेगा आधार लंब बटा कर्ण। सामने वाला लंब मतलब MF और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी AF। MF की वैल्यू मिलेगी AF साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट BF इज इक्वल टू 2, AF की वैल्यू है 2a साइन थीटा। मोटा मोटी आप कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट BF इज इक्वल टू 4a साइन थीटा, ठीक है। BF की वैल्यू हमको मिल गई। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होती है, तो BF की वैल्यू CE की वैल्यू के बराबर होगी। चूँकि दीज आर पैरेलल लाइन्स, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी। मिलेगा अगेन ठीक इस तरीके से हम CE निकालेंगे तो CE BF के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट CE की वैल्यू भी आपको मिलेगी 4a साइन थीटा, 4a साइन थीटा, ठीक है। लास्ट है अब हमारा AG, है ना, ध्यान दीजिएगा। नाउ AG इज इक्वल टू AM ऑफ MF। AG इज इक्वल टू AM प्लस MG। दिस इम्प्लाइज दैट AG इज इक्वल टू AM। इसी से अगर हम cos थीटा निकाल दें तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार मतलब AM बटा कर्ण मतलब AF, है ना। तो AM की वैल्यू आएगी AF cos थीटा प्लस MG का मतलब होता है MG अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें ये, तो इसको नाम दे रहे हैं PQ का, तो MG आपको BP के बराबर दिखेगा। MG इज इक्वल टू BP। दिस इम्प्लाइज दैट AG इज इक्वल टू AF की वैल्यू है 2a cos थीटा प्लस BP इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि आपको पता है डायगोनल्स जो होते हैं किसी भी वृत्त स्क्वायर के, ये स्क्वायर ही तो बन रहा है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं या आयत रेक्टेंगल के जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। हमने इससे होती हुई लाइन खींची है तो ये इसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी। जब बाइसेक्ट करेगी तो ये डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस के बराबर होगी। ये पूरा 2 है तो उसका आधा कितना होगा, a। ये हमको AG की वैल्यू मिल गई। सबको ले जा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में यूजिंग
these values in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, वी गेट, चलिए देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, देखिए T1 इंटू डेल बी एफ की जगह 4a साइन थीटा प्लस T2 इंटू डेल सी एफ की जगह 4a साइन थीटा प्लस 6w इंटू डेल ए जी की जगह 2a cos थीटा प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट 4a T1 साइन थीटा की जगह cos थीटा डेल थीटा, 4a T2 साइन थीटा की जगह cos थीटा डेल थीटा प्लस 6w 2a cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा a का 0 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट मेरे हिसाब से 4a सब में से कॉमन निकाल लीजिए तो मिलेगा T1 cos थीटा, 4a बाहर हो गया, इसको भी बाहर कर देंगे, निकलेगा, भी दिखा रहे हैं. फिर देखिए प्लस T2 cos थीटा माइनस 6 2 जा 12, 4 बाहर निकला तो 4 3 जा 12, w साइन थीटा इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपको पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है. दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक साथ कर रहे हैं, T1 प्लस T2 cos थीटा बाहर माइनस 3w साइन थीटा इज इक्वल टू 0 सिंस डेल थीटा विल नेवर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट T1 प्लस T2 cos थीटा is equal to 3w sin theta. This implies that T1 plus T2 is equal to 3w tan theta. दिक्कत बढ़ना शुरू हो गई, हमको तो T1 और T2 दोनों चाहिए था, लेकिन ये क्या, ये तो T1 और T2 में रिजल्ट आ गया. प्रॉब्लम दिखी, समझ में आया प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे? यहाँ तक में कोई दिक्कत? डायग्राम जरा बना लीजिए ताकि फिर हम उसमें आपको और चीज़ें बता सकें कि क्या करना है. अब बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों से भाग भाग कर आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मैम हम भी कोचिंग करना चाहते हैं, हमको भी पढ़ना है. आप लोगों को तो सेकेंड ईयर फिर भी ठीक है, थर्ड ईयर में तो कोर्स खींच लिए थोड़ा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी 5 किताबें होती हैं और उसमें से 2 किताब एकदम ऐसे सिर पे से निकलती है. आज पढ़ा रहे थे बच्चे एकदम मैम क्या हो रहा है इसमें, हम कैसे ही हो रहा है, कैसे ही होगा. और सबसे बड़ी बात है उस पेपर के लिए हम गोरखपुर में फ़ेमस है. वो एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चे कहते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता. मैट्रिक स्पेस, तब ये हाल है. थर्ड ईयर का मैट्रिक स्पेस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसी के लिए हम शहर में जाने जाते हैं.
हो गया? जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे, सोचिए यूट्यूब पे मेरा वीडियोस 120,000 मिनट चला है, 120,000 मिनट। हम्म 1M हो जाए, 1K हो गया, 1K हो चुका। कहते हैं कि सब्सक्राइबर 1K, वॉच टाइम 240,000 मिनट होना चाहिए, 240,000 मिनट। उसमें मेरा 151,000 मिनट हो चुका है एक महीने में। अरे हो जाएगा, वो उनको पता है, वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वैसे YouTube का भी फ्यूचर अच्छा है। हमने ये कोचिंग शुरू करने से पहले YouTube के बारे में पता किया था, इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं मैम पढ़ना है, कोचिंग शुरू करिए, कोचिंग शुरू करिए। दरअसल इस समय बड़ी बड़ी कोचिंग्स में मैट्रिक स्पेस और DG के टीचर नहीं हैं अच्छे, तो उनको झक मार के पढ़ने आना पड़ा यहाँ। बन गया डायग्राम? देखिए हमको क्या था कि हमको T1 और T2 की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो T1 और T2 में एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमको एक इक्वेशन और मिल जाए तो जैसे x और y के लिए हम सॉल्व करते थे, वैसे ही हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा इक्वेशन लाइन कहाँ से खोजबीन करें। उसके लिए कहते हैं अब हम केवल इतने सिस्टम को पढ़ेंगे जिसको मैंने घेरा है, केवल इतने सिस्टम की अब हम स्टडी करेंगे। इतने सिस्टम में एक तो T1 काम कर रहा है इस रॉड पे। कितनी रॉड आई है यहाँ पे? 2। एक रॉड का वेट W, 2 रॉड का वेट। किसी भी रॉड का वेट उसके मिड पॉइंट पे काम करता है, तो इस रॉड का वेट W इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट W इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। क्लियर है? ये मान ले रहे हैं, इसके मिड पॉइंट को मान ले रहे हैं। क्या मान है भाई, क्या क्या नोटेशन आ चुका है? G, H और K। ठीक, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ज्योमेट्री है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की ज्योमेट्री कहती है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली भुजा तीसरे के पैरेलल होती है। चूँकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, 2a है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो रेखा मिलती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये एक पॉइंट मिला, इसको हम मान रहे हैं O। बनाइए इतना डायग्राम उसी में। समझ में आई है ये ज्योमेट्री? हमने केवल अब इतने, ये मत बनाइएगा, ये सब मत बनाइएगा हम। हाँ बस ये ज्योमेट्री अब हम इतने की केवल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये T1 मिल जाएगा और ये 2 वेट W और W मिल जाएंगे। बन गया? अब देखिए इस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका इतना हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसमें भी वर्चुअल वर्कडन लगा सकते हैं, लगवाइए। बताइए वर्चुअल वर्कडन का प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं जरा गिनिए। 1 2 3। थ्रस्ट के कारण जो वर्कडन होता है वो होता है थ्रस्ट T इंटू डेल एल प्लस के साथ T1 इंटू डेल एल की जगह हम लिख रहे हैं BF। देख लीजिए T1 इंटू डेल BF। ठीक, वेट नीचे, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, फिक्स्ड पॉइंट ऊपर, डिस्टेंस इसकी निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
जरा देखिएगा, किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और इससे इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। पहले भी हमने आपको बताया था। तो अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ, इससे इस पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है? तो क्या मिलेगा, प्लस W इंटू डेल, W इंटू डेल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO। क्लियर है? AO कैसे लिया गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, इसके बीच की, दोनों जगह पैरेलल लाइन खींचा, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचा, यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल थी, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा ये है तो विस्थापन भी इसी दिशा में लेंगे। मतलब अगर बल हमारा ऐसे है तो विस्थापन भी ऐसे ही होना चाहिए, इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। ठीक है? आपको पता है उस बार हम लोग ने ऐसे था तो ऐसे कंपोनेंट लिया था, अब की कंपोनेंट ऐसे तो ऐसे ही लेंगे। ठीक है? डेल इंटू AO, और चूंकि वेट भी ऊपर से नीचे काम कर रहा है, डिस्टेंस भी ऊपर से नीचे मेजर कर रहा है, इसलिए दोनों पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक? प्लस W इंटू डेल, इसके लिए भी इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, AO के बराबर होगी, है ना, सेम होगी। AO इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट T1 इंटू डेल, BF की वैल्यू हम निकाल रखे हैं 4A साइन थीटा प्लस 2W इंटू डेल AO is equal to 0. This implies that T1 into del 4A sin theta plus 2W into del AO, AO का मान निकालने चल रहे हैं। आपको पता है ये मिड पॉइंट है, तो अगर इस पूरे की डिस्टेंस 2 होगी तो मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, A। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, AOK में देखिएगा, इन ट्रायंगल AOK ये लंब आधार कण कॉस थीटा का मान निकाल रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये आधार होगा AO अपॉन कण है हमारा AK। क्लियर है ये? तो इससे AO की वैल्यू आएगी AK cos theta is equal to 0. Clear है? This implies that T1 into del 4A sin theta plus 2W into del AK, AK का मान कितना है, A cos theta is equal to 0। डायग्राम बन गया है आपका, मिटा दे, ये बना लीजिए K और ये A बना लीजिए, ये W वेट वगैरह बना लिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बना लिए, मिटा दे। चलिए सॉल्व कराइए उसको, डिफ्रेंशिएट कराइए, तो मिलेगा 4A साइन थीटा का कॉस थीटा डेल थीटा, उसके बाद प्लस 2W, A को बाहर कर दिया कॉस थीटा का, माइनस साइन थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2A से डिवाइड कर दीजिए तो 2T1 कॉस थीटा माइनस 2A से डिवाइड कर दिया W साइन थीटा, बाहर की तरफ डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए 2T1 cos थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा, और रीज़न ये है कि डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू W बाई 2
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। ठीक है, पहले यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा लिख के जगह खाली करवाइए तब फिर बता रहे हैं हम। बोले हमने तो डायग्राम मिटा दिया, लैंग्वेज नहीं लिखवाई थी अभी। चलिए लिखिए, लिखिए लेट 6 equal heavy rods, let 6 equal heavy rods are AB, BC, CD, DE, EF and FA are freely joined to form a hexagon, are freely joined to form a hexagon such that the system is hang up, such that the system is hang, H-A-N-G, hang up with the corner A, capital A, with the corner capital A, full stop. Let 2A small 2 small a, let 2A be the length of each rod, let 2A be the length of each rod and capital W be the weight of each rod, capital W be the weight of each rod। ठीक, फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट का मतलब होता है संरक्षित करना, है ना, प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द शेप ऑफ हेक्सागन, in order to prevent the shape of hexagon, मतलब हेक्सागन के शेप को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमने 2 रॉड का यूज़ किया था, है ना। एक तो हमने यूज़ किया था BF और दूसरा यूज़ किया था CE। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द शेप ऑफ द हेक्सागन, 2 light weighted rod, 2 light weighted rod, 2 light weighted rod BF and CE, BF and CE are used such that T1 and T2 are the thrust in these rod respectively, are the thrust in these rod respectively, are the thrust in these rod respectively, full stop। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट डायग्राम दिखाना पड़ेगा आपको हमको, लेट BE and CF, let BE and CF be the diagonals of hexagon, be the diagonals of hexagon so that
G be the center of gravity, so that G be the center of gravity and the whole weight 6W and the whole weight 6W act at the point G, act at the point G. G हो गया, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, let the side AF, let the side AF makes an angle theta with the vertical, makes an angle theta with the vertical such as capital P and capital Q, such as capital P and capital Q are the midpoints of rod, are the midpoints of rod BC and FE, BC and FE, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, लेट द सिस्टम इज, let the system is slightly displaced, let the system is slightly displaced, comma, so that SO, so that theta becomes theta plus del theta, so that theta becomes theta plus del theta, then the principle of virtual work done is, then the principle of virtual work done is, यहाँ से उतारना शुरू करिए या इक्वेशन नंबर 2 तक उतारिए। देखिए, ये उतरेगा, ये भी लिखाएगा और यहाँ तक आकर के रुक जाइएगा। ठीक है, उतारिए।
मंडे को आपके सर आएंगे पढ़ाने। मंडे से हम टाइमिंग आपकी थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे आप 3 बजे से आते हैं, 3 बजे की बजाय आपको 2 बजे से बुलाएंगे, 2 से 3 टाइम तक सर आपको पढ़ाएंगे जब तक कॉलेज नहीं खुल रहा है। उसके बाद फिर शाम में ही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं 2 बजे करना? नहीं, क्योंकि 2 से 5 क्लास चलेगा ना, फिर 2 से 3 सर पढ़ाएंगे, 3 से 5 हम पढ़ाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है अभी ये। क्या कह रहे हैं? नहीं, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो रेगुलर स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही पढ़ना ही चाहिए, हम तो वैसे ही पढ़ते थे, हम तो अपने टाइम में वैसे ही पढ़े। बाकी सबका अपना अपना दिमाग होता है भाई, हम थोड़ा कमज़ोर थे दिमाग से, तो हम वैसे ही पढ़ते थे कि हमको पता है कितनी ज़रूरत थी पढ़ने की। देखिए, टॉप करना इंसान की मेहनत होती है, लेकिन हर इंसान को उससे बेहतर कोई नहीं जानता है कि मेरा दिमाग कितना चलता है। हमको पता था हम उतनी बार नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम उतने अच्छे से ना लिख पाएँ। हमको पता है दिमाग कमज़ोर है तो हमको उतनी बार पढ़ना पड़ेगा, क्या किया जाए। मंडे को कैलकुलस आपका चलेगा, ठीक है, एडवांस कैलकुलस। वही अभी आपके सर का ही फ़ोन आया था। आपके सर नेट JRF क्वालिफाइंग है, तो आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो उनका नॉलेज अच्छा है, आपको बता सकते हैं, आपको जैसे अच्छे हैं। हो गया इक्वेशन 2 तक। अब देखिए हम ये सब मिटा रहे हैं, थोड़ा सा और लिख लीजिए तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, नाउ कंसीडर द अपर सिस्टम ABF। नाउ कंसीडर द अपर सिस्टम ABF। नाउ कंसीडर, अब हम ऊपर वाले केवल सेक्शन की स्टडी करेंगे, ABF की। नाउ कंसीडर द सिस्टम ABF comma, in which when the system is displaced, angle theta becomes theta plus del theta. Angle theta becomes theta plus del theta, comma, then the principle of virtual work done is then the principle of virtual work done is
देखिए हम आपको क्या इसमें समझाना चाहते हैं, यहाँ तक लिखिएगा ना। कल हम आप लोगों को आपको ये सिस्टम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। ये कहते थे ये ऐसे सिस्टम होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है, तब इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं और ये एंगल थीटा होता है। आपको याद आ रहा होगा हमने निकलवाया था थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये कट कर रहा है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब जरा इसको हैंग करिए। जब ये सिस्टम ऐसे बना, यहाँ से ऐसे हैंग कर दिए, तो इसका वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, थीटा। और थीटा की वैल्यू, तो चाहे सिस्टम ऐसा हो चाहे सिस्टम ऐसा हो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये कंसेप्ट समझ में आया है? चलिए नीचे से लिखिए, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको इक्वेशन नंबर मानिए कोई, थर्ड। देखिए कौन सा इक्वेशन नंबर है ये, थर्ड। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, since theta is equal to 60 degree, in the case of equilibrium, since theta is equal to 60 degree, then from equation 3 मान पुट करिए, T1 is equal to W by 2 tan 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3। दिस implies that T1 is equal to √3 by 2 W। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, लिखिए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। हो गया? नीचे से लिखिए, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इक्वेशन 4, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इक्वेशन 4, उसी में आ गया, एंड इक्वेशन 4, इन इक्वेशन देखिए कौन सा है, T1 प्लस T2 वाला। In equation 2 we get, इक्वेशन 2 है आपका T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3W tan थीटा, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट T1 की वैल्यू है √3/2W प्लस T2 इज इक्वल टू 3W tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ठीक। This implies that T2 is equal to 3√3W, T2 is equal to 3√3W minus √3/2W is equal to √3W को कॉमन ले लीजिए, मिलेगा 3 minus 1/2, 3 minus 1/2, 6 minus 1/2 that is 5/2 मिलेगा। This implies that T2 is equal to 5√3W/2। दोनों एक्सप्रेशन हमारे प्रूफ हो गया। हो गया? नीचे से लिखिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
हो गया? हो गया? चलिए नेक्स्ट, ये अब बाकी नेक्स्ट टर्न पे मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है, ठीक है? निकालिए नेक्स्ट।